स्पाइडर वेन्स हो गए और दूसरे पैर में वेरिकोज वेन्स हो गए। और कितने साल करना है ये लाइफस्टाइल चेंज, मतलब कब मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे जा सकता हूँ। और 3 लाख ऐसा क्या है बिना सील में, और इतना महंगा कॉस्ट। डॉक्टर साहब बाजू वाली गली में सर्जन करता है 50,000 में हो रहा है। पेशेंट 2 घंटे में डिस्चार्ज हो सकता है, रेगुलर काम रिज्यूम कर सकता है। हेलो डॉक्टर गौरव गंगवानी, बहुत मुश्किल से आपका ओपीडी अपॉइंटमेंट मिला। मुझे ना एक पैर में स्पाइडर वेन्स हो गए और दूसरे पैर में वेरिकोज वेन्स हो गए। मैंने आपके सारे वीडियोस देखे, मुझे आपसे वीना सील कराना है। मैं गया 2-3 सेंटर में गया और मुझे हर जगह बताया गया कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है, लाइफस्टाइल चेंजेस का कुछ यूज़ नहीं है। तो मैंने सोचा अगर कराना ही है तो आपके पास आओ और आपसे कराओ। मैं रहता बहुत दूर हूँ, लेकिन आपका चैनल देखने के बाद पता नहीं क्यों आप ही पे फेक था, तो मैं आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे सर्जरी का अपॉइंटमेंट दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या क्या ब्लड टेस्ट करना है उसके पहले। तो जितना जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिले मैं करा के फिर वापस चले जाऊँगा। देखो बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो आई डोंट नो क्यों लोगों के मन में है। वेरिकोज वेन्स 6 स्टेजेस से गुजरता है। हमारे लैंग्वेज में इसे क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। स्टेज 1 स्पाइडर वेन्स, स्टेज 2 वेरिकोज वेन्स यानी कि सूजी हुई टॉर्चुअस नसें, स्टेज 3 हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि ब्लैकनिंग एंकल के पास या इडीमा स्वेलिंग, स्टेज 4 एक्सेसिव स्किन चेंजेस लाइपोडर्मेटोसिस स्क्लेरोसिस जिसमें पैर इन्वर्टेड कोक बॉटल की तरह दिखता है, स्टेज 5 अल्सर्स या घाव जो धीरे धीरे हील हो सकता है वुंड केयर से, एंड स्टेज 6 नॉन हीलिंग अल्सर्स या बड़े घाव जो हील नहीं हो रहे हैं। अगर अर्ली स्टेजेस है, स्पेशली स्टेज 1 या 2, तो हाई चांसेस है कि लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा इसे कंट्रोल किया जा सकता है। नथिंग अगेंस्ट सर्जरी या वीना सील, लेजर, ये सब बहुत मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको पैरों में हैवीनेस है, पेन है, लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, करा लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी कम है। और अगर नहीं कराना चाहते हो तो स्टेज 1 और 2 में आराम से लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, कभी कभी 20 से 30 सालों तक। तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि लाइफस्टाइल चेंजेस से नहीं होगा ट्रीट और सर्जरी ही तरीका है या लेजर या वीना सील ही तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट स्टेज 6 तक अगर कुछ पेशेंट्स बिल्कुल रेडी नहीं है इंटरवेंशन के लिए, हम उनका 4 लेयर ड्रेसिंग कराते हैं, एग्रेसिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हैं और कुछ केसेस उस स्टेज पे भी अल्सर हीलिंग हो जाता है और काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अगेन, अगर स्टेज 3 to 6 है तो ऑफकोर्स मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जा सकते हैं लेजर या वीना सील के लिए, पर अर्ली स्टेजेस में डेफिनेटली जरूरत नहीं है। वाओ सर, ये बात तो मुझे किसी ने बताई नहीं कि लाइफस्टाइल से इतना टाइम तक वेरिकोज वेन्स ठीक हो सकता है। तो मतलब अगर मैं लाइफस्टाइल चेंजेस करूँ तो पूरी तरह क्योर हो जाएगा ना डॉक्टर साहब बीमारी। और कितने साल करना है ये लाइफस्टाइल चेंज, मतलब कब मैं अपने नॉर्मल रूटीन पे जा सकता हूँ, स्टॉकिंग पहनना बंद कर सकता हूँ, प्लीज ये बता दीजिए। नहीं बेटा, लेकिन ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं है। मैंने ये कहा कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करते हो तो ये बीमारी इतनी स्लो हो जाएगी या प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाएगा कि हो सकता है 20 साल 30 साल तक आपको सर्जरी या इंटरवेंशन की नौबत ना आए। ऑफकोर्स कुछ केसेस में आजीवन भी ना आए, ये भी चांस है, लेकिन बीमारी जड़ से हम क्योर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाल्व्स जो मैकेनिकली डैमेज हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसकी वजह से ब्लड बार बार नीचे आ रहा है, वो वाल्व हम रिपेयर नहीं कर रहे हैं। हम केवल अपनी जिंदगी को इस तरह ढाल रहे हैं कि ब्लड नीचे ना आए और सारा का सारा ऊपर पंप होता रहे, जिससे शायद कोई साइड इफेक्ट ना हो, कभी भी सिम्टम्स भी ना आए। तो इसलिए ये मत सोचिए कि लाइफस्टाइल से आप क्योर हो जाओगे अगर आप 1 साल तक या 6 महीने तक फॉलो करोगे। आपको ये लाइफस्टाइल चेंजेस आजीवन अपनाने पड़ेंगे। क्योर का तो एक ही तरीका है, वाल्व रिपेयर हो नहीं सकता तो वेन को जो खराब हुई है, जिसके वाल्व डैमेज हुए, या तो लेजर द्वारा या तो ग्लू द्वारा चिपका दो। डॉक्टर साहब, मैं तो आपसे फाइट करने आया हूँ। मैंने सुना था लीलावती महंगा है, प्रीमियम हॉस्पिटल है, लेकिन मैंने आपका वीना सील का जो आपने एस्टिमेट लेने भेजा था मुझे, उन्होंने बोला 3 लाख रुपए सिंगल रूम के लिए। डॉक्टर साहब बाजू वाली गली में सर्जन करता है 50,000 में हो रहा है, मतलब 50। मैं तैयार था, वैसे भी मेरा मेडिक्लेम है कि चलो 50 का 80,000 लगेगा, पर 3 लाख ऐसा क्या है वीना सील में, और इतना महंगा कॉस्ट क्यों वेरिकोज के वही इलाज के लिए। देखो बच्चे, अगर आपको यही ट्रीटमेंट 50,000 में मिल रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। देखो होता क्या है, अगर मैं आपको सिर्फ लेजर मशीन के रेंटल का कॉस्ट बताऊं, जिस रेंट पे मशीन आती है, और फाइबर का कॉस्ट बताऊं, नए फाइबर्स का, रेडियल एंड बेयर फाइबर्स जो यूज होंगे आपके एब्लेशन में, उसके साथ साथ सेट्रॉल, फोम स्क्लेरोथेरेपी के लिए और बहुत सारे औजार, इसी का कॉस्ट भी 50,000 नहीं है। तो कोई आपको अगर 50,000 में ऑफर कर रहा है तो आई वुड बी थोड़ा सा वेरी कि क्या ये बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अगेन, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज लो रेटेड और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, स्किल सेट अच्छा नहीं है, बहुत लोग अपनी खुद की मशीन परचेज कर लेते हैं, ओवरऑल डॉक्टर चार्जेस या ओटी चार्जेस बहुत कम रहते हैं, एंड सल्यूट टू दीज डॉक्टर्स जो पेशेंट्स के लिए एक अफोर्डेबल नॉमिनल प्राइसिंग पे से ला रहे हैं। लेकिन अगर मुझे जिन हॉस्पिटल्स में मैं काम करता हूँ ये प्रोसीजर करना है, तो इवन बेस्ट सब्सिडाइज रेट्स पे जो मुझे वीना सील का किट मिलता है, इट विल नॉट बी लेस देन 90,000 to 1 लाख। उसका एमआरपी अराउंड 1.2 लाख है। तो कैसे मैं किसी पेशेंट को ये नॉवेल इंटरवेंशन ऑफर करूँ एक लेग के लिए भी 50,000 में। ऑफकोर्स कॉस्ट हो सकता है 2 लाख तक भी जाए एक पैर के लिए। तो इसलिए हमेशा कॉस्ट के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं डिसाइड करना है। अगर बेस्ट स्किल सेट चाहिए, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे मशीन एडवांस्ड है, एक एक परफोरेटर बेबी वेन का केयर लिया जाएगा, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए जैसे वीना सील कंपेयर टू लेजर और एनी अदर टेक्नोलॉजी, तो कॉस्ट तो ज्यादा आएगा दोस्तों। बाकी चॉइस आपका है। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गया, कॉस्ट जस्टिफाइड है। एनीवेज मेरा तो मेडिक्लेम है और 10 लाख का है, तो वो 80,000 में 3 लाख, टू बी ऑनेस्ट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस जानना चाह रहा था क्यों डिफरेंस है। लेकिन आप सिर्फ एक्सक्लूसिव वीना सील या वीना ब्लॉक की क्यों करते हो, लेजर क्यों नहीं? जैसे सारे डॉक्टर्स बताते हैं, क्या लेजर वीना सील से बेटर नहीं है और सेफ्टी प्रोफाइल में वीना सील से बेहतर नहीं है? और इस वाले रैपरों से बेटर नहीं हूँ। बेटा मैं पूरी तरह ग्लू पे यानी कि वीना सील या वीना ब्लॉक पे इसलिए शिफ्ट हो चुका हूँ और ऑलमोस्ट लेजर एब्लेशन बंद कर चुका हूँ क्योंकि मुझे ग्लू में बहुत एडवांटेजेस मिले। पहला, बिना किसी एनेस्थीसिया के लोकल एनेस्थीसिया में मैक्सिमम केसेस में ये कर सकता हूँ। दूसरा, टुमेसेंट एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं, यानी कि 10 जगह पैर पे वायर पंचर लेके सलाइन भरने की जरूरत नहीं है ताकि हीट से मैं आजू बाजू की नर्व्स को बचा सकूं। तीसरा, पैरेस्थीसियाज या नर्व डैमेज का रिस्क नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कभी 3 महीने तक पेन होता है, पैरों में मुंगियां आती हैं। चौथा, स्टॉकिंग यूसेज अगर पेशेंट उतना सीरियसली ना भी करे तो ग्लू के बाद रिकरेंस रेट बहुत कम है जबकि लेजर के बाद हाई है। ड्यूरेबिलिटी, ओवरऑल इफेक्ट, पेशेंट कंप्लायंस सब कुछ बेटर है। छठवां और मेन एडवांटेज, पेशेंट 2 घंटे में डिस्चार्ज हो सकता है, रेगुलर काम रिज्यूम कर सकता है, ऑपरेशन टेबल से उतर के तुरंत वॉक कर सकता है। तो मेरे लिए ये एडवांटेजेस बहुत मायने रखता है। ऑफ कोर्स इस पे मैं एक बहुत डिटेल्ड व्हाइट बोर्ड वीडियो बना चुका हूँ, डिजिटल व्हाइट बोर्ड वीडियो, कि कैसे वीना सील लेजर से बहुत बेहतर है। आई थिंक ये 12 मिनट से भी बेटर वीडियो, ज्यादा बड़ा वीडियो और बहुत डिटेल में मैंने ये बातें की है। आई बटन पे मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। सर थैंक यू सर इतना एक्सप्लेन करने के लिए। एडवांटेजेस तो समझ गया बहुत सारे, लेकिन अभी तक जितने भी सर्जन या डॉक्टर से मिला ना, कुछ वैस्कुलर सर्जन से भी, बहुत ने बताया कि ग्लू में रिस्क बहुत है। पैर में रैशेज हो जाते हैं, पूरे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, डीप वेन्स में थक्का जमने का चांस है, अगर ग्लू उड़ गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाएगा, फेफड़ों की नसें ब्लॉक हो जाएगी और बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, डेथ भी हो सकती है। सर इतना रिस्की है क्या और क्या परसेंटेज है ये रिस्क का? ये तो बिल्कुल ही गलत मिसकंसेप्शन या मिथ या अफवाह है और मैं इसके लिए ब्लेम नहीं करता हूँ। हाँ, लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, बट सही हाथों में, स्किल्ड वैस्कुलर हाथों में, जैसे कि वेल ट्रेन्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या अदर वैस्कुलर स्पेशलिस्ट, बहुत ही कम चांस हो जाते हैं रिकरेंस के। अगर आप इंटरनेशनल स्टडीज देखोगे या नेशनल इंडियन स्टडीज भी देखोगे तो 3 से 5 साल के फॉलोअप पे भी रिकरेंस के चांसेस 3 से 7% से भी कम आए हैं। यानी कि 100 लोगों में से 93 to 95% चांस कि दोबारा वेन्स डैमेज नहीं हुई, नहीं खुली और पेशेंट के सिम्टम्स एकदम कंट्रोल्ड है। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में 93 to 95% प्लस केसेस में 10 सालों तक भी ड्यूरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं और वापस नहीं आती है बीमारी। हाँ, इसका प्रोपोर्शन होमोजेनस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर जब ये ऑपरेशन करता है तो वापस आने के चांसेस नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स वेरिकोज वेन्स का इलाज करते हैं। आज के तारीख में जनरल सर्जन्स, प्लास्टिक सर्जन्स, वैस्कुलर सर्जन्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर्स, MBBS के, होम्योपैथी, आयुर्वेद, हर कोई वेरिकोज वेन्स का लेजर या इलाज कर रहा है। हाँ, अगर इनमें से मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई एक स्पेशलिटी या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट ही ये कर सकता है। अगर इंसान का एडिक्वेट ट्रेनिंग हुआ है, स्किल सेट बेटर है, एक लर्निंग कर्व हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कोई भी डॉक्टर इसे सही कर सकता है। लेकिन बहुत सारे हाथों में क्योंकि एडिक्वेटली नहीं किया जाता है, सिर्फ पेरेंट वेन को जला दिया, परफोरेटर्स या बेबी वेन का केयर नहीं लिया, तब रिकरेंस चांसेस बहुत हाई हो जाता है। ऑफ कोर्स एक बहुत वैलिड स्ट्रेटेजी है कि हम जो पेरेंट वेन्स है उनको जलाए या वीना सील कर दे, ग्लू से चिपका दे, और 3 महीने तक हो सकता है कभी कभी एंसिलरी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। फोम स्क्लेरोथेरेपी यानी कि झाग से, केमिकल से जलाना छोटी छोटी वेन्स को, या फिर परफोरेटर ग्लू या परफोरेटर लेजर, ये नौबत जरूर आ सकती है। बट ये सारे एंसिलरी ट्रीटमेंट के बाद यानी कि एक सेकेंड सेशन के बाद हाई चांसेस है कि आपका क्योर हो जाएगा, लेकिन सही हाथों में। तो अगर ये इंटरवेंशन कराना है सिर्फ पैसों के बेसिस पे या मेरे घर के पास है इस बेसिस पे डिसीजन मत लीजिए। अपने एरिया के एक्सपीरियंस डॉक्टर को प्रेफर कीजिए एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट वुड बी अ वेरी सेफ बेट। सर थैंक यू, इतनी खुशी हुई देखकर कि आपने लीलावती ज्वाइन कर लिया। हमें दूर नहीं ट्रैवल करना पड़ा, सैफी, मीरा रोड तक। आप हमारे घर के पास आ गए तो अब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसा आपने हमें एस्टिमेट फॉर्म, बुकिंग फॉर्म दिया था, सब कुछ हो गया है। मेडिक्लेम कैशलेस अप्रूवल भी आ गया है। बस अभी कल एडमिट होके आपसे वीना सील करवाना है। बस डॉक्टर साहब ये पूछना था कि ट्रीटमेंट के बाद ये वापस तो नहीं आएगा ना, और ट्रीटमेंट के बाद मुझे ये लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ भी और ना भी। ये बात सच है कि ट्रीटमेंट के बाद रिकरेंस के चांसेस बहुत कम है, स्पेशली अगर ट्रेंड हाथों में किया जाए और नॉवेल ऑप्शंस जैसे कि
कि वीनस हील इनका तो रिकरेंस रेट और भी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट वेन्स यानी कि ग्रेट सेफिनस वेन और शॉर्ट सेफिनस वेन चिपक चुकी है या जल चुकी है लेजर द्वारा तो उसके बाद बीमारी वापस नहीं आ सकती। बहुत सारे छोटे छोटे परफोरेटर्स, एसेसरी वेन्स, एनाटॉमिकल वेरिएंट्स है सुपरफिशियल वेनस सिस्टम में जिनके वाल्व्स डैमेज हो सकते हैं और छोटी छोटी नसें, स्पाइडर वेन्स, वेरिकोसिटीज दोबारा आ सकती है। इसलिए अगर ट्रीटमेंट हो भी गया है तो लाइफस्टाइल चेंजेस तो जरूर मेंटेन करना है। मे बी उतना स्ट्रिक्टली नहीं जितना आप पहले कर रहे थे, ऑपरेशन के बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, पर करना है। जो सब कहते थे कि ट्रीटमेंट के बाद 100% वापस आएगा, क्या वो सच है? क्या ये सारी वेन्स वैसे ही खुल जाएगी और मुझे आजीवन ये चेंजेस फॉलो करने पड़ेंगे, स्टॉकिंग पहनने पड़ेंगे? फिर क्या फायदा ट्रीटमेंट का? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अगर ग्लू का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, सिर्फ लेजर की आदत है और नया नया कोई ग्लू शुरू कर रहा है, तो अनट्रेन्ड हाथों में ये सारे कॉम्प्लिकेशन शायद हो सकते हैं, पर ट्रेन स्किल सेट के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, स्पेशली इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट द्वारा इसके चांसेस बहुत कम है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडीज भी देखोगे, जैसे लेटेस्ट इंडियन स्टडी जिसमें 380 के लिम्स के आसपास, पैरों के आसपास ट्रीट किए गए, कुछ ही % चांस था 3 साल बाद भी जिसमें थोड़ा सा फ्लेबाइटिस या इराइदीमा हुआ, यानी कि कोई नस का सूजन और पेन या फिर थोड़ा सा रेडनेस। इसके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं था एक भी केस में। तो इसलिए ये जो चांसेस बताए जाते हैं कि रैश आएगा, एलर्जी होगा, हाइपर सेंसिटिविटी या डीप वेन्स में थक्का जम जाएगा, लंग में उड़ जाएगा, ट्रेन हाथों में ये ना के बराबर है। तो एक नजदीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिलिए और सही मायने में वीनस हील या वीना ब्लॉक के बारे में पता कीजिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।